Now the wait is over. Yes, the JNU entrance examination for PhD is now open for all. जिसको कि सबका इंतज़ार था और काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि JNU का PhD एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन कब से आएगा, तो वो ऑनलाइन हो चुका है. सो आई गेस काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, मगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इसके प्रॉस्पेक्टस जो होते हैं वो बहुत ही लेंदी होते हैं. सो इट माइट बी पॉसिबल कि आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें फॉर्म भरते वक्त. तो चलिए जल्दी से देखते हैं प्रॉस्पेक्टस को और उसके डिटेल को जो हमको फिल करना है बिफोर प्रोसीडिंग. सो दिस इज़ द मेन प्रॉस्पेक्टस ऑफ JNU 2022 एंड 23. तो PhD के लिए एंड डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशेंसी के लिए है, बट हम बात करेंगे PhD के लिए. तो देखिए ये इंडेक्स है, बिल्कुल थीसिस की तरह इतना लंबा दिया है कि अगर आप उसको पढ़ने या देखने भी बैठोगे एक बार, सो यू विल बी कन्फ्यूज्ड. सो बेटर है अपनी मेन चीज़ों पे चलते हैं. ये इन जनरल उन्होंने बताया है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन कौन से स्कूल्स हैं, क्या रिजर्वेशन है, क्या पॉलिसी है. तो रिजर्वेशन एज यू ऑल नो कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे भी रिलैक्सेशन होगा, और जो रिजर्वेशन सीट्स हैं OBC की, SC ST की, वो भी एक परसेंटेज फिक्स है 27-15%. तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा. ठीक है, EWS की हो चाहे OBC की हो, तो जो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं वो प्रॉपर फॉलो होंगे. चलिए तो अब आते हैं इस पेज पे. देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एडमिशन का, उसके अंदर आपको एग्जामिनेशन देना है और एग्जामिनेशन देने के बाद आपका वाइवा होगा, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है. अब ये लोग जो वाइवा वॉइस के लिए कॉल करेंगे, जितनी इनकी इनटेक सीट होगी उसकी 5 टाइम्स फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST OBC EWS कैटेगरीज के लिए 8 टाइम्स कॉल करेंगे, जितनी इनटेक की कैपेसिटी होगी जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, स्कूल में, जहाँ पे जितनी कैपेसिटी डिफाइन होंगी उनके 8 टाइम्स और 5 टाइम्स. और PWD कैटेगरी के लिए 8 टाइम्स वेन एवर अवेलेबल. गॉट इट. तो अभी देखिए, अगर आपने JRF क्वालिफाइड कर रखा है तो आप एग्जम्प्टेड हो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्लीज बी केयरफुल. इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप एग्जम्प्टेड हैं इफ यू आर JRF. अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे बता देता हूं. अगर आपने नेट LS निकाला है, मतलब लेक्चररशिप वाला, JRF नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं. प्लीज माइंड इट. आपको फ्रेश फॉर्म भरना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, देन उसके बाद आपको वाइवा देना है, फिर सिलेक्शन लेना है. आप नेट LS के बेसिस पे एलिजिबल नहीं हो एग्जामिशन में. गॉट इट. चलिए तो एडमिशन ऑफ JRF होल्डर्स टू PhD प्रोग्राम, ये मैंने आपको बताया ही. जो JRF होल्डर्स हैं, चाहे वो ICMR, आयुष, DBT कहीं के भी होंगे, देन यू आर एग्जम्प्टेड फॉर द एग्जामिनेशन. बट अगर आपने LS निकाला है तो आप एग्जम्प्टेड नहीं हैं और उन लोग का इंटरव्यू भी नहीं होगा, एलिजिबल नहीं है. अब बात करते हैं गेट की. तो जो गेट स्कोर कार्ड होल्डर्स हैं वो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं और उनके पास खुद अपनी कुछ फेलोशिप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्कूल्स. तो अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आप उन फेलोशिप्स के लिए भी एलिजिबल हैं, मगर हाँ वहाँ फाइट होती है. इट्स नॉट ईजी कि सबको मिले, बट दे हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप, गुड नंबर ऑफ फेलोशिप. चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट. ये देखिए, अब यहां से प्रॉस्पेक्टस का डिटेल स्टार्ट होगा. नो नीड टू गो इनसाइड. फॉर एग्जाम्पल स्कूल एंड देयर प्रोग्राम ऑफ स्टडीज. अब एक एक स्कूल का क्या क्या प्रोग्राम है, स्कूल में कौन से सब्जेक्ट हैं, उस प्रोग्राम के अंदर किस किस डिपार्टमेंट में किस किस टाइप में PhD हो रही है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं. सो नो नीड टू गो थ्रू. अगर हाँ आपका जो इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज स्कूल में PhD अप्लाई करने वाले हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू कि आपको ये पूरा पढ़ना है, सो दैट यू मस्ट बी अवेयर कि क्या है मेरे डिपार्टमेंट में, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ यूरोपियन स्टडीज़ में PhD चल रही है, इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़ में भी है.
ईस्ट एशियन स्टडीज़ में। तो इस तरीके से आपको अपना डिपार्टमेंट देख लेना है और उसके बाद उस डिटेल देखनी है कि मैं किस में एलिजिबल हूँ। सो आई एम जस्ट स्किपिंग बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू। और हर स्कूल के बाद उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, स्कूल, उसका कोड, ये आपको फॉर्म भरते वक्त टाइम काम आएगा। देन उसकी एलिजिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन्होंने एलिजिबिलिटी में लिख दी हैं। सो आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हो वहाँ एलिजिबिलिटी ध्यान से देख लेना। कोई भी डाउट होगा तो जस्ट मैसेज मी स्पेसिफिकली कोड के साथ और हम उसको डिटेल में टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। अब ये दूसरा स्कूल आ गया, तो इसी तरीके से उन्होंने सारे स्कूल का डिटेल दिया है 1 बाय 1। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लाइफ साइंस में आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एलिजिबिलिटी आप देखिए, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अंदर इन्होंने हाइलाइट्स दिखाया हुआ टीचिंग प्रोग्राम का, क्या काम हो रहा है, कहाँ कहाँ से फंडिंग है, क्या फैकल्टी लेवल फंडिंग है, क्या कैरियर एप्टीट्यूड है, तो इन्होंने अपना डिटेल दिखाया। अब देखिए, अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका, पीएचडी में एडमिशन प्रोसीजर लाइफ साइंस में। अगर आप लाइफ साइंस फॉर्म भर रहे हैं देन व्हाट यू हैव टू डू, आई विल शो यू। ये देखिए, सो जो ये प्रोग्राम है लाइफ साइंस के, जब आप उसमें भरेंगे तो हर कैंडिडेट को 5 में से कोई 2 रिसर्च एरिया फिल करने हैं अपने इंटरेस्ट के, जहां पे वो फिलअप करना चाह रहा है, जो उसके पास रिसर्च प्रपोजल है। तो आपको चॉइस फिल करनी है वहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी। अब देखिए, इन्होंने यार रिसर्च ग्रुप दे दिया इन द स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, मतलब ये रिसर्च ग्रुप है, ये कोड है, ये ग्रुप है, ये वो क्या काम कर रहे हैं, ये इतने काम इसके अंडर में आएंगे। और ये क्या है, ये फैकल्टी के नेम है, SCANAP। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये माइक्रोबायोलॉजी, ये उसमें जो काम हो रहा है। तो सपोज आप इसमें से कुछ में, अगर आप सेल वॉल पे काम करना चाहते हैं बैक्टीरिया के, तो आप आएंगे GTWH के अंदर। अब उसके अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये फैकल्टी मेंबर्स है, सबका नाम लिखा है, प्रोफेसर प्रमोद राथ, प्रोफेसर के नटराजन, श्वेता सरन, प्रोफेसर सुप्रिया चक्रवर्ती। तो इनका कोड ऊपर लिखा है, तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे एलिजिबल हैं, किस सब्जेक्ट में क्या काम हो रहा है, ये आपको फॉर्म भरते वक्त फिलअप करना होगा, मैंडेटरी है। चलिए, अभी आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। जैसे बाकी स्कूल्स में था लाइफ साइंस, ये सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आप अगर हैं तो देन यू आर एलिजिबल। देखिए, अब दूसरा स्कूल आ गया सोशल साइंस, तो ये भी सेम उसी तरीके से है, इसमें भी कोई फैकल्टी नेम नहीं दिया है, तो मैं इसको डिटेल में बताने का कोई मतलब है नहीं। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और अप्लाई करने वाले हैं, बिकॉज बहुत ज़रूरी है, उन्होंने बहुत डिटेल में दिया है। तो सो आई कैन से कि ये प्रॉस्पेक्टस अच्छा है, एक क्वालिटी होती है जिसमें कि फुल डिटेल देते हो, आप देना चाहिए। देखिए, अगेन एनवायरमेंटल साइंस के अंदर भी रिसर्च एरिया आ गया, रिसर्च एरिया 1, 2, 3, 4। अब आप जब फॉर्म भरेंगे एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, तो आपको चूज करने हैं कोई 2 रिसर्च एरिया आउट ऑफ 4। तो यहाँ पर फैकल्टी का नाम नहीं दिया, मगर रिसर्च एरिया उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो रिसर्च एरिया 1 में ये काम हो रहा है, 2 में ये हो रहा है, 3 में ये हो रहा है। तो आपको चूज करना है कि आप किस टॉपिक के अंडर में आ रहे हो। तो जिस भी टॉपिक के अंडर में आ रहे हो वो रिसर्च एरिया आपको एनवायरमेंटल साइंस के अंदर मेंशन करना है। तो ये हुआ कंप्यूटर साइंस, यहाँ सिर्फ एलिजिबिलिटी दी है, फिजिकल साइंस यहाँ भी एलिजिबिलिटी दी है। तो इस तरीके से उसके अलावा कोई भी रिसर्च एरिया वाला इसमें नहीं है। चलिए, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, सेंटर स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत सारे स्कूल हैं इनके। स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिकुलर मेडिसिन भी है इनके पास, तो यहाँ भी आप एलिजिबिलिटी अपनी देख सकते हो। देखिए, एलिजिबिलिटी देखना और किस फील्ड में काम हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस, देखिए जो लोग नैनो साइंस में काम करना चाहते हैं उसका भी स्पेशल सेंटर है, और वो किस में काम कर रहे हैं ये रहा वो सारी चीज़ें। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनका थीम ये भी है, सेमटेम हर चीज़ फैसिलिटी है। सो आप एलिजिबिलिटी देख के इसमें भी डाल सकते हैं। सो इसी तरीके से बहुत सारे
स्कूल हैं, स्पेशल सेंटर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉस्पेक्टस बहुत ही लंबा और डिटेल्ड में है। तो मैं यही कंक्लूड करूंगा कि अगर आपका जो डिपार्टमेंट है वो सेक्शन में जाके डिटेल में ज़रूर पढ़िए, और कुछ भी डाउट होगा तो यू जस्ट मैसेज मी, वी विल डिस्कस इट। तो रिलैक्सेशन जो पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन में होगा 5% है कैटेगरी स्टूडेंट्स को, और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं SC ST OBC और PWD, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। प्रॉस्पेक्टस कॉमन ही है। उसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने एक फॉर्मेट भी दे रखे हैं, जो लोग EWS के लिए SC ST और OBC के भरेंगे तो उनको ये सारी चीज़ें उस टाइम पे प्रोड्यूस करनी है, बिकॉज ये आपका प्रूफ देता है कि आप परसेंटेज रिलैक्सेशन ले रहे हो। सो रिलैक्सेशन ले रहे हो तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हॉस्टल की। तो उन्होंने बोला है कि आउटसाइडर्स को हॉस्टल प्रोवाइड होगा, सो आप अप्लाई कर सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटीज़ दे हैव सेट की मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद हॉस्टल फॉर्म, तो ये तो बात की बात है, पहले आपको एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर, स्पोर्ट्स, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मैं कहूँगा अगर इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो JNU इज़ वन ऑफ देम। ये देखिए फ़ी कंपोनेंट इन्होंने दिखाया है, जो फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, मेडिकल फीस डिवीज़न कर रखा है, और बहुत ही कम फीस है ओवरऑल आपकी लगने वाली है। सो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, फॉर्म फिल करना है, सारा डिटेल। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये एडमिशन की बात की हैं। सो इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग आपको ये अभी नहीं सोचना है। देखिए सीट मैट्रिक्स अगर देखें, PhD तो JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सब सीट मैट्रिक्स दे रखा है। तो आप देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट में कैटेगरी वाइज सीट दे रखी है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। जिस कैटेगरी के आप हैं, जिस स्कूल में हैं, जिस डिपार्टमेंट में है, वहाँ से आप फॉर्म इसको भरेंगे। एंट्रेंस डेट शेड्यूल फॉर एंट्रेंस, डेट शेड्यूल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल। तो NTA की वेबसाइट पे आएगा, आपको वेबसाइट विजिट करते रहने हैं। डेट्स विल बी अनाउंस लेटर ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय NTA, तो उसके वेबसाइट्स पे आएगा। So this is all about the prospectus of JNU. The prospectus is really very lengthy, but जो important चीज़ है आई गेस वो क्लियर हो चुकी होंगी, और वो होना बहुत ज़रूरी है बिफोर फिलिंग द फॉर्म। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, फॉर्म भरिए, और JNU में एडमिशन सबका सपना होता है। सो आई एम विद यू। कोई भी डाउट हो, फॉर्म से लेके, रिसर्च से लेके, प्रपोजल से लेके, इंटरव्यू, PhD, रिसर्च, सबमिशन, पोस्ट डॉक, जॉब्स, सो यू कैन मैसेज मी। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।